चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री थे। चंद्रशेखर 4 महीने ही भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन 4 महीने के उनके प्रधानमंत्री का कार्यकाल हमेशा याद किया जाता है। उन्होंने जब राजीव गांधी ने उनकी सरकार गिरा दी, चूंकि बनाया भी उन्होंने ही था, मात्र 40 सांसद वाले चंद्रशेखर को तो गिरा भी दिया, लेकिन 40 साल बनाम 4 महीने की बात कहकर के चंद्रशेखर ने चुनाव लड़ा, ताल ठोक करके लड़ा। चंद्रशेखर जब सदन में बोलते थे तो बस बोलते थे और लोग सुनते थे। नैतिकता, साख और ईमानदारी के प्रतीक चंद्रशेखर ने एक बार अटल बिहारी वाजपेयी को भी नहीं छोड़ा। वैसे कमाल की बात यह है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री थे, लेकिन अटल जी से कहा, गुरुदेव माफ करना गुरुदेव, आज आपको नहीं छोड़ूंगा। क्यों अटल जी को नहीं छोड़ा, क्यों गुरुदेव कह करके चंद्रशेखर ने अटल जी की लंका लगाई, कैसे लगाई, किस लिए लगाई, जरा इसको सुनिए संसद में चंद्रशेखर के उस ओजस्वी भाषण को। कल से जो बहस चल रही है, कृपया उस बहस का प्रारंभ भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। जो भाषण उन्होंने दिया, उनसे असहमत होते हुए भी मैं ये कहना चाहूँगा, उनके भाषण में देश के भविष्य के बारे में चिंता थी। उन्होंने हमारी चुनौतियों को समझने का प्रयास किया था। उन्होंने देश को एक दिशा में ले जाने के लिए हमें संकेत दिया था। ये बात दूसरी है कि उसके बारे में विभिन्न विचार हों और मेरे विचार उनसे सहमत नहीं हैं, लेकिन गुरु आज भी हैं। लेकिन उसके बाद जो बहस हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके निवेदन का कोई असर इस सदन पर नहीं पड़ा। दोनों तरफ से सर मत हिलाइए, आप भी उसी में हैं। केवल एक दूसरे की आलोचना, एक दूसरे पर कटाक्ष, पुराने गीत दोहराने की बातें, पुरानी कुरीतियों का, पुराने कुकृत्यों का बखान इस सदन में हुआ है। कैसे सरकार बनी, कौन लोग सरकार में आए, किस तरह से एकता हुई, उस एकता के लिए कोई प्रसन्न एजेंडा है या नहीं, इससे मेरा कोई मतलब नहीं। मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आगे क्या करेगी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मेरे विचार मैंने एक बार नहीं अनेक बार कहे हैं। हमारे इन मित्रों में से बहुतों को आशा रही होगी, हमें तो कोई आशा नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी अचानक ही बदल जाएगी। चाहे जो कुछ भी आप कहें, आप बदलने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार का एक सदस्य है और भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारा जितना भी विरोध हो, वो संगठित, निष्ठावान, संकल्प वाले नवयुवकों का एक संगठन है। मैं जब ये बात आज नहीं कह रहा हूँ, आज से बरसों पहले हमारे बहुत मित्रों ने इसके लिए आलोचना की। जब उन्होंने कहा स्वदेशी का आंदोलन चलाएंगे, तो हमने कहा मैं उनका साथ दूंगा। हमारे मित्र मुरली मनोहर जोशी जी आज जो स्वदेशी की परिभाषा कर रहे थे, मैं सोच रहा था कितना बदल जाता है इंसान सरकार में आने के पहले और सरकार में आने के बाद। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बदलेगा तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी बदलेगी नहीं और बदलनी भी नहीं चाहिए, आपसे आशा भी नहीं है। लेकिन जब सरकार चला रहे हैं, जब प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हमको सहमत का रास्ता अपनाना ढूंढना चाहिए, मिल करके काम करना चाहिए, तो मैं कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा। समझौते क्या हुए, किसके कितने मंत्री होंगे, ये बातें अलग की हैं। मंत्री आते हैं चले जाते हैं, प्रधानमंत्री आएंगे चले जाएंगे, ये देश रहेगा। लेकिन कुछ बुनियादी सवालों पर मैं प्रधानमंत्री जी से जरूर चाहूँगा कि इस देश के बारे में आप हमें बताएं कि किस रास्ते पर इस देश को ले जाना चाहते हैं। क्या सहमत का रास्ता उस तरीके से बनेगा जो तरीका आपने अपनाया है आज तक पिछले 20 दिनों में? क्या आप समझते हैं कि विरोधी पार्टियां आपके बहुमत पा जाने से आपके पीछे लग जाएंगी? क्या आप समझते हैं कि विरोधी पार्टियां आपका विरोध करना छोड़ देंगी? मैंने पिछली बार एक बात कही थी, उससे आपके लोग बहुत नाराज हुए थे। तब मैंने कहा था आपको बहुमत नहीं मिलेगा, आप त्याग पत्र दे दीजिए। आज वो बात मैं नहीं कहता, क्योंकि मैं नहीं जानता आपको बहुमत मिलेगा या नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप विदेश मंत्री रहे हैं,
आपके निकट संपर्क में रह करके मुझे काम करने को मौका मिला है। मैं ऐसे आपसे जानना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री जो संयोग से विदेश मंत्री हैं, क्या आप चीन के बारे में अपनी नीतियां बदलने वाले हैं? क्या तिब्बत के ऊपर भारत का दृष्टिकोण बदला है? और यदि नहीं बदला है तो आपकी कैबिनेट का, मंत्रिमंडल का एक सदस्य अगर इन सवालों पर जवाब, एक बयान देता है तो आपकी उस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या देश को चलाने का ये रास्ता है? क्या देश इस रास्ते पर चलेगा? क्या कोई संसदीय जनतंत्र चलाने में कैबिनेट की, मंत्रिमंडल की संयुक्त जिम्मेदारी होती है या नहीं है? सभापति जी, मैं चाहूँगा, क्योंकि मैं बुनियादी सवालों को 2-4 का कुछ मिनटों में कह करके समाप्त करना चाहूँगा। मैं जानता हूँ एक सिद्धांत है, सेना का उपयोग नहीं होना चाहिए आंतरिक मामलों में, हम सब जानते हैं। लेकिन क्या मंत्रिमंडल के सदस्य को स्वतंत्रता है कि किसी की हालत में वो कहे कि किसी भी स्थिति में सेना आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी? अगर सेना में ही विद्रोह हो जाए, और मैं कल्पना नहीं कर रहा हूँ, 1984 में जब हुआ था एक समय, आपके मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने बयान दिया है, अखबारों में मैंने पढ़ा है, मैं नहीं जानता, तो उस समय कौन जाएगा? कोई वॉलंटियर कोर जाएगा वहां पर? अगर पुलिस की कोई टुकड़ी विद्रोह कर दे, दिल्ली में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, बिहार में हुआ, ऐसे सवालों पर मंत्रिमंडल के सदस्य अगर बयान देते हैं तो क्या हमारे लिए ये मन में शंका नहीं पैदा करती? क्या हमारे मन में नहीं लगता कि ये सरकार किसी भी हालत में देश को चलाने के लिए न गंभीर कदम उठा सकती है, न इसमें कोई मानसिकता है, सिवाय इसके कि ये सरकार किसी तरह से कुर्सियों पर बैठा रहना चाहती है भविष्य के बाद? जी, चंद्रशेखर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और अटल जी को अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। उन्होंने कहा, आज भी मैं गुरु मानता हूं, लेकिन राजनीति में शुचिता कैसे होनी चाहिए, विपक्ष और सत्ता में रह करके भी कैसी मर्यादा होनी चाहिए, वो अटल और चंद्रशेखर सिखाते थे। आज की राजनीति में सचमुच वो गायब नजर आती है। ऐसा नहीं कि बेईमानी करने के लिए दो चोर एक हो जाएं। चंद्रशेखर और अटल का वो वास्ता नहीं था जो आज भ्रष्टाचार में डूबे लोग मिलकर रहना चाहते हैं। बेईमानी के आधार पर बनी दोस्ती कैसे होती है, वो आज विपक्ष की देखी जा रही है। लेकिन अलग रहकर भी अटल और चंद्रशेखर जी का संबंध कैसा था, ये देश ने देखा है। इस भाषण में आपने समझा होगा। यदि विश्लेषण अच्छा लगा तो जरूर साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।